नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो टेस्ट देख रहे हैं जेआईएस के, उसी में टेस्ट नंबर 2 रहेगा। मैंने एक टेस्ट कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें जा करके देख सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें आने वाले समय में क्यूज कराए जाएंगे और आपको पीडीएफ भी दिए जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो एक और क्या दिया है, तो एक और प्रथम बौद्ध संगीत दिया है, एक और क्या दिया है, एक और बौद्ध संगीत दिया है, एक और सूची दिया है। अध्यक्ष कौन किया था, अध्यक्षता कौन किया था। तो देखा है तो प्रथम बौद्ध संगीत कब होता है, तो प्रथम बौद्ध संगीत किसके, कौन अध्यक्षता कौन करता है, तो महाकश्यप रहते हैं। कौन है, तो महाकश्यप रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और द्वितीय जो होता है, द्वितीय किसके शासनकाल में होता है, तो अध्यक्षता कौन करता है, तो द्वितीय जो है कि साबाकामी रहते हैं। तृतीय में कौन रहते हैं, तो मुगलीपुत्र रहते हैं, जो किसके शासनकाल में होता है, तो ये अशोक के शासनकाल में होता है। वही प्रथम जो है कि प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। और द्वितीय जो होता है ये साबाकामी कालाशोक के समय में होता है, जो द्वितीय है। और तृतीय किसके शासनकाल में होता है, तो अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ है वह सुमित्र के शासनकाल में होता है, किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं, वह सुमित्र करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का पहले नंबर क्या हो जाएगा, तो पहले नंबर का ए हो जाएगा, 2341। ठीक है। और चलिए हम लोग एक बार जो बौद्ध संगीत है उसके बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पे कब होता है और कौन कौन उसका अध्यक्षता कौन रहते हैं और शासनकाल किसके शासनकाल में होता है। तो देख लेते हैं। तो पहला जो है कि पहला बौद्ध संगीति कब होता है, तो ये 483 ईसा पूर्व के लगभग होता है। कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व के लगभग होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो महाकश्यप करते हैं। और किसके शासनकाल में होता है, ये अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। वही द्वितीय बौद्ध संगीत कब होता है, 383 ईसा पूर्व के लगभग होता है। और स्थान क्या होता है, तो वैशाली स्थान होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो साबाकामी करते हैं। और किसके शासनकाल में होता है, तो कालाशोक के शासनकाल में होता है। अब हम लोग तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में जानेंगे। तो ये तृतीय जो बौद्ध संगीत है वो कब होता है, तो 250 ईसा पूर्व के लगभग होता है। और स्थान क्या होता है, तो पाटलिपुत्र होता है। और देखा है तो जिसके अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मुगलीपुत्र करते हैं। और किसके शासनकाल में होता है, ये अशोक के शासनकाल में होता है। अब वही चतुर्थ बौद्ध संगीत कब होता है, तो 98 ईसा पूर्व के लगभग होता है। और स्थान क्या होता है, तो कुंडलवन कश्मीर स्थान होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वह सुमित्र करते हैं। और किसके शासनकाल में होता है, तो ये कनिष्क के शासनकाल में होता है। तो हमने देखा कि जो बौद्ध सभाएं हैं कब हुई। और वही बताते हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है उसी में जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन में, तो हीनयान और महायान में। अब आगे देख लेते हैं क्या है दूसरा नंबर प्रश्न। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ए दिया है महरौली स्तंभ लेख, बी दिया है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, सी दिया है कनिष्क का रप्ता कबलेख, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ में क्या है, तो भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। और ये बता दें कि जो और इससे क्या क्या पता चलता है बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से, तो इसमें जो यवन राजदूत हेलियोडोरस था उसने क्या किया था, तो भगवत धर्म को ग्रहण कर लिया था। और जो ये स्तंभ है इसमें क्या उत्कीर्ण है, तो इसमें भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्यों का सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, तो आर्यों की कौन सी प्राचीन संस्था थी, ये दिया हुआ है प्रश्न। तो ए दिया है सभा, क्या दिया है, ए सभा दिया है, बी समिति दिया है, डी सी विदत दिया है, डी गढ़ दिया है। तो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो ये विदत था। कौन सा था, तो विदत था। और वही देखा है तो सभा एवं समिति क्या होती थी, तो सभा जो है कि सभा देखा है तो सभा श्रेष्ठ एवं सर्वभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति क्या थी, तो ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा था, इसको अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और स्त्रियाँ जो है कि समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, तो ऋग्वैदिक कालीन लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे, तो ए दिया है तांबा, बी जौ दिया है, सी घोड़ा दिया है, डी लोहा दिया है। तो बता दें ऋग्वैदिक लोग जो है कि लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे। और देखा है तो ऋग्वैदकालीन लोग घोड़े से क्या थे, तो घोड़े से परिचित थे। और ऋग्वैदकालीन में यौ जो था जिसे अर्थात क्या है, तो जौ का उल्लेख है। ठीक है। और जो ऋग्वैदकालीन में तांबा एवं कांसे को क्या कहा जाता, तो इसको अयस्क कहा जाता था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और लोहे को क्या कहा जाता था, तो वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। क्या, तो कृष्ण अयस्क कहा जाता था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है पांचवा नंबर प्रश्न है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। सिकंदर ने
सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो देखा जाए तो इसमें दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। और सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं बल्कि किसके समय में, तो ये घनानंद के समय में। किसके समय में, तो घनानंद के समय में 325 ईसा पूर्व के लगभग ये आक्रमण किए थे। और देखा जाए तो राजा पोरस जो था ये झेलम और चीनाब नदी के बीच था। ठीक है, राजा पोरस का राज्य जो देखा जाए तो झेलम और चीनाब नदी के बीच था। और सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। ये पूछा था कि सिकंदर पोरस ने किस नदी के तट पर पराजित किया था, तो झेलम नदी के तट पर। और जिसे क्या कहा जाता है, तो इसको हाइडेस्पेडिस का भी युद्ध कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। एक और स्थापत्य दिया, एक और संस्थापक दिया है। तो कौन किसका स्थापना किया, ठीक है, संस्थापक कौन था, ये सब प्रश्न बनता है। इसे 2 या 3 प्रश्न इससे बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो अतरीन का दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो इसने इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। वही हजार सितुन स्थापत्य किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो वही 4 मीनार किसने बनवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। वही देखा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग थोड़ा सा और कुछ फैक्ट जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसको क्या कहा जाता है, इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा, लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, और ये नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। किसकी, तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वें का 6वें का हो जाएगा सी हो जाएगा। 6वें का हो जाएगा तो सी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा का आरंभ किया, तो ये पूछा है। तो 7वें क्या हो जाएगा, ए अलाउद्दीन खिलजी दिया है, बी बलबन दिया है, सी क्या दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया है, डी इल्तुतमिश दिया है। तो 7वें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इतलाक प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और वही देखा है तो फिरोज शाह तुगलक ने और क्या किया था, तो इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। कहाँ से, और क्या किया था, तो इसने 300 नए नगरों का स्थापना किया था। इसमें क्या था, तो हिसार था, फिरोजाबाद था, फतेहाबाद था, जौनपुर था और फिरोजपुर प्रमुख है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 8वां नंबर प्रश्न क्या है। पाषाण काल के संदर्भ में कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। तो क्या हो जाएगा, देखा है तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं बल्कि कहाँ से मिला है, तो ये नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से, तो नर्मदा घाटी पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। जिसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज अरुण सुनाकिया करते हैं। कौन करते हैं, तो अरुण सुनाकिया द्वारा किया जाता है। और पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया। तो क्या हो जाएगा, 8वें का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8वें का बी हो जाएगा। और देखा है तो पाषाण काल में नहीं बल्कि मध्य पाषाण काल में के अंतिम चरणों में भारत में पशुपालन के क्या होते हैं, तो साक्ष्य मिलने लगते हैं। और आदमगढ़ क्या है, आदमगढ़ ये कहाँ पर है, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। तथा बागोर कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ पे तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो संदेव सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो हुलास नामक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चला है कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध था। सी क्या दिया, तो हड़प्पा वासियों को सोने चांदी और लोहे की जानकारी थी। डी क्या दिया, तो हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियाँ में क्या, तो गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो देखा जाए तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि हुलास नामक स्थल है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। वही हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चला है कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के व्यापारिक संबंध था। तो बता जाए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो पढ़ाया नहीं जा सका है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा वासियों को सोने चांदी और लोहे की जानकारी थी। तो हड़प्पा वासियों को कांसा, सोना, चांदी, टीन आदि की जानकारी थी। किसकी थी, तो ये सोना, चांदी और टीन आदि की जानकारी मिलती है, परंतु लोहे की नहीं मिलती, इसलिए क्या है, तो ये भी गलत हो गया। हड़प्पा संस्कृति
को मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियाँ में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 11 नंबर प्रश्न क्या दिया है। तो मौर्यकालीन सौगवरा ताम्र प्रतापलेख जहाँ से अन्नागार का विवरण मिला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ए वाराणसी से, बी प्रतापगढ़ से, सी कुशीनगर से, डी गोरखपुर से। तो कहाँ से मिलता है, तो मौर्यकालीन सौगवरा ताम्र प्रतापलेख ये कहाँ से मिलता है, तो गोरखपुर से है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो गोरखपुर से प्राप्त होता है। और सौगवरा देखें तो गोरखपुर कहाँ पर है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और उसमें क्या मिला है, तो अकाल और दुर्भिक्षों के साथ समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के क्या मिले, तो 3 कोष्ठागार बनाने का इसमें वर्णन है। और अभिलेख में क्या है, तो अकाल के दौरान किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है इस अभिलेख में। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 12 नंबर प्रश्न क्या है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या है, असत्य कथन को देखना है। तो खंबाती खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या है, सही दिया हुआ है। हम लोग क्या देखना है, तो सत्य कथन का चयन करना है। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित कालीबंगा नामक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। गुजरात के धौला वीरा में क्या, तो गुजरात के धौला वीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का शिलालेख मिला है, ये भी सही दिया हुआ है। हरियाणा में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है, ये भी सही दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सॉरी ये गलत हम पढ़ दिए हैं, गलत बता दिए हैं कि क्योंकि जो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वो किसके कहाँ पर, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से कालीबंगा नाम से क्या होता है, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और ये अन्य जो कथन है क्या है, तो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है, 13 नंबर का देख लेते हैं क्या दिया है। तो हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में अवस्थित नहीं है। तो ए मोहनजोदड़ो, बी चंद्रहुदड़ो, सी हड़प्पा और डी क्या दिया है, तो डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा देखा है तो ये कहाँ पर मिलता है, तो हड़प्पा संस्कृति ये कहाँ पर अवस्थित, सिंध में अवस्थित नहीं है। तो हड़प्पा जो है कि सिंध में अवस्थित नहीं है। तो 13 क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान में कहाँ पर, तो हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब में था। मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो क्या है, तो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो यहाँ पे अवस्थित नहीं है, हड़प्पा संस्कृति सिंध में अवस्थित नहीं है। कौन, तो हड़प्पा नहीं है, बल्कि मोहनजोदड़ो और देखा है तो चंद्रहुदड़ो ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तो दोनों पाकिस्तान में स्थित प्रांत है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 14 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख जापालोपनिषद में मिलता है। तो इसमें क्या देखना है, तो सत्य कथन का चुनाव करना है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि क्या था, तो इसमें उपनिषद दर्शन पर आधारित जो पुस्तकें थी वो किससे, तो उसको वेदांत भी कहा गया है। तो क्या हो जाएगा, 14 का ये हो जाएगा। वही उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, सही दिया हुआ है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है, भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, भी सही दिया हुआ है। तो 14 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक गलत दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपाला घोषा तथा लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की। लोपामुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी। तो इसमें क्या देना है, देखना है। तो वैदिक काल से संबंधित दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा, क्योंकि लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्या की क्या थी, तो पत्नी थी। क्या, तो लोपामुद्रा अगस्त्या की पत्नी थी। और ये क्या की थी, तो अनेक वेदों की रचयिता भी थी। इसलिए क्या हो जाएगा, कथन एक सही हो जाएगा। इसमें क्या देखना था, तो सत्य कथन कौन सा है, तो ये पहला, ये एक का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भोगाज कोई किस कारण प्रसिद्ध है, भोगाज कोई किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। अफगानिस्तान में स्थित वह स्थल है जहाँ से वैदिक सभ्यता से व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिले हैं।
डी दिया है, यह मौर्य काल का सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसे चंद्रगुप्त और चाणक्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखा है तो बोगाज कोई किस लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख थे वो वैदिक देवताओं का नामों का उल्लेख है, तो 16 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। और दूसरा दिया है ऑप्शन कि दसरा के युग बिपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो इसमें क्या देखना है, तो इसमें सत्य कथन देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 17 का डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन गलत दिया हुआ है। क्यों, तो देखा है तो ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को, किसको, तो सरस्वती नदी को अत्यंत पवित्र माना गया है। वही ऋग्वेद में इसे मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा का नाम से संबोधित किया गया, तो किसको, तो सरस्वती नदी को। वही जो है कि दसरा का युद्ध देखा है तो कहाँ पर होता है, तो ये जिसमें 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है, ये परशुनी नदी आधुनिक कहाँ पर, तो ये रावी नदी के तट पर होता है। यहाँ पे क्या दिया, बिपाशा नदी दी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ये 18 नंबर प्रश्न क्या है, तमसो ज्योतिर्गमय नामक कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है, तो ए दिया है छांदोग्य उपनिषद से, बी बृहदारण्यक उपनिषद से, सी दिया है कठोपनिषद से, डी श्वेतांबर उपनिषद से। तो जो तमसो ज्योतिर्गमय नामक कथन ये कहाँ से लिया गया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ देखा है तो क्या है, तो इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। क्या है इसका अर्थ है, अंधकार से प्रकाश की ओर। अब आगे देख लेते हैं क्या है 19 नंबर प्रश्न। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण ऋषियों के गणराज से प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई थी। तो इसमें क्या देखना है, इसमें असत्य कथन को देखना है, तो क्या हो जाएगा 19 से क्या हो जाएगा, तो 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, 19 का सी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ मिला था, तो मल्लू के गणराज्य में मिला था। कहाँ पर, तो मल्लू के गणराज्य में मिला था, न कि लिच्छवियों के। इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताया था, तो वैशाली में बिताया था, न कि श्रावस्ती में। ये गलत दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तगौड़ी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था, तो मगध का शासक उस समय कौन था, तो अजातशत्रु था। कौन था, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी। दूसरा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती थी। तीसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। तो इसमें क्या देखना है, तो इसमें सत्य कथन को देखना है, तो क्या हो जाएगा 21 से क्या हो जाएगा, तो 21 का सी हो जाएगा, क्योंकि पहला जो कथन है वो गलत दिया हुआ है। 21 से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएंगे। देख लेते हैं क्यों। तो देखा है तो बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में महायान जो शाखा है औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी किसके समय में, तो बौद्ध धर्म में। ये कनिष्क के शासनकाल में। ये क्या दिया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके, अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि किसके समय में हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में। किसके समय में, तो कनिष्क के शासनकाल में। बाकी बौद्ध धर्म का महायान शाखा मूर्ति उपासना अनुष्ठान में विश्वास करते हुए बिल्कुल सही दिया हुआ है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है, भी सत्य दिया हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्यों 2 और 3 इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 2 और 3 सही हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किस काल से है, ए गुप्त काल से, बी क्या दिया है, बी कुषाण काल से, सी दिया है शुंग काल से, डी दिया है मौर्य काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किससे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। तो 22 से क्या हो जाएगा, 22 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। पार्श्वनाथ के संदर्भ में असत्य कथन है। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। आगे क्या है, पार्श्वनाथ को समेत शिखर या समेत पर्वत पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पार्श्वनाथ के संबंध में क्या देखना है, तो सत्य कथन को देखना है। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यह अयोध्या में दिया था, गलत दिया हुआ है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो काशी के वाराणसी में हुआ था। ये इक्ष्वाकुवंशी
इक्ष्वा वाकुवंशी शासक किसके थे? तो अशोकसेन के महल में हुए थे। और ये क्या दिया है? तो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बाकी सब क्या है? तो ये सब सही दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है? तो ए आजीवक, बी जैन, सी बौद्ध, डी क्या दिया है? तो डी दिया है वेदांत। तो कौन जो है कि तो आजीवक जो थे वो क्या करते थे? तो भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता था, आजीवक जो संप्रदाय था। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, और वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये बद्रायण थे। कौन थे? तो बद्रायण थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ क्या है? तो गरुड़ स्तंभ माना जाता है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से था। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? इसमें से कोई असत्य कथन कोई नहीं है, सभी सही दिया हुआ है। तो 25 क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। खारवेल के अतिगुम्बा अभिलेख से नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है। बी दिया है बुद्ध काल में अवंत का राजा चंड प्रद्योत था। सी दिया जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, जिसने उसने पांडु रोग से ग्रसित राजा चंड प्रद्योत के उपचार हेतु भेजा था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। तो क्या हो जाएगा? 26 का 26 से क्या हो जाएगा? 26 का डी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों 26 से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें क्या देखना है? इसमें असत्य कथन को देखना है। तो खारवेल के किसमें? तो खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। बुद्ध काल में अवंती का राजा कौन था? तो चंड प्रद्योत था। ये भी सही दिया हुआ है। जीवक बिंबिसार का क्या था? तो राजवैद्य था, जिसने उपचार पांडु रोग से ग्रसित राजा चंड प्रद्योत के उपचार से भेजा था। तो ये भी सही दिया हुआ है। आगे क्या है? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से क्या थे? सोने से आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। तो ये क्या थे? तो देखा है तो भारत में प्राचीनतम जो आहत सिक्के थे उसे पंचमार्क सिक्के थे, जो किसके बने होते थे? तो सोने के नहीं बल्कि किसके बने होते थे? ये चांदी के बने होते थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस पुरु को पराजित किया था। बी दिया है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासन था। सी दिया है सिकंदर 325 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। मगध का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। तो इसमें क्या देखना है? तो इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो क्या हो जाएगा? जो यूनानी आक्रमण से संबंधित है तो मगध का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। बिल्कुल सही दिया हुआ है। देख लेते हैं क्यों। तो देखा है तो सिकंदर जो था वो मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। और यह सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत क्या था? तो उत्तर भारत पर नंद वंश का किसका? तो नंद वंश का शासन था, जिसका राजा कौन था? तो राजा घनानंद सिकंदर का क्या था? तो समकालीन था। और सिकंदर ने कहाँ पर? तो सिकंदर ने रावी नदी के नहीं बल्कि किसके? तो झेलम नदी के तट पर। किस पर? तो झेलम नदी के तट पर पोरस पुरु को किसको पराजित किया था? तो पोरस पुरु को पराजित किया था। कहाँ पर? तो झेलम नदी के तट पर। ठीक है, और सिकंदर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध होने के विषय में कोई हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। सम्राट हर्षवर्धन ने तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ? ए दिया है कन्नौज तथा वाराणसी में, बी दिया है कन्नौज तथा प्रयाग में, सी दिया है कन्नौज तथा अयोध्या में, सी दिया है प्रयाग तथा अयोध्या में। तो क्या हो जाएगा? तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? तो ये कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। तो 28 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ए ताम्रलिप्ति से, बी तोंडी से, सी तंजौर से, डी अरिकामेडु से। तो कहाँ से मिलता है? तो प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना कहाँ से मिलता है? तो ये हमको ये क्या हो जाएगा? अरिकामेडु से मिलता है। तो क्या हो जाएगा? 29 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है।
तो 30 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो ए क्या दिया है? ए दिया है तोल्काप्पियम, बी पेरिया पुराणम, जीवक, सी क्या दिया है तो जीवक चिंतामणि, डी दिया है कुराल। तो तमिल ग्रंथों में किस ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा? तो कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। वही जो तोल्काप्पियम था, ये तोल्काप्पियम क्या था? तो ये एक तमिल व्याकरण है और ठीक है। और ये 5वीं सदी के बाद में बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाओं में ये लिखी गई थी। और वही कुराल क्या था? तो कुराल लघुवेद था। क्या था? तो कुराल लघुवेद था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। परमार शासक क्या है? 31 नंबर प्रश्न। परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित मंदिर है? ए दुर्गा को, बी लक्ष्मी को, सी सरस्वती को, डी ज्वाला को। तो किसको? तो सरस्वती जी को ये क्या है? तो समर्पित है। और ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो एमपी के धार जिले में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया? तो राजा परमार शासक राजा भोज ने एक कहाँ कराया था? ठीक है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है? तो एक कंदरिया महादेव मंदिर, सी बी दिया है ग्वालियर का तेली मंदिर, सी दिया है कैलाश मंदिर, डी दिया है भीतरगांव मंदिर। तो देखा है तो द्रविड़ शैली से बना हुआ मंदिर कौन सा है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर क्या है? तो शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि बृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ए चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दिया है, सी चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, डी अशोक दिया है। तो बृहत्तर भारत में पर पहले साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा। और देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत का राजनीतिक रूप से एकीकरण भी किया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 34 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? ए अर्थशास्त्र में, बी मुद्रा राजस्व में, सी दिव्यदान में, डी महावंश में। तो किसमें है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन अर्थशास्त्र में है। किसके में है? तो अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन लिखा है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक का अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है। मौर्य काल में व्यापारिक कारकों के मुखिया को सारथवाह की संज्ञा दी गई है। कारसी, सी क्या है? तो कालसी गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। डी एग्रोनोमाई कृषि अधिकारी को कहा जाता था। तो इसमें क्या देखना है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 35 का डी हो जाएगा। तो जो एग्रोनोमाई था ये कैसा अधिकारी? तो एग्रोनोमाई, तो जो एग्रोनोमाई जो होता था ये क्या होता था? तो ये जिले का अधिकारी होता था। क्या होता था? ये जिले का अधिकारी को कहा जाता था। और जो राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला था इसको क्या कहा? तो इसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। तो इसमें क्या देखना था? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो 35 क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा। बाकी क्या है? सब सही दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है। वही मौर्य काल में व्यापारिक कारकों के मुखिया को सारथवाह का की संज्ञा दी गई है। कालसी गिरनार और मेरठ का अभिलेख क्या है? तो ब्राह्मी लिपि में है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि सम्मत पाशादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ए अशोक घोष दिया है, बी बुद्ध घोष दिया है, सी पतंजलि दिया है, डी भद्रबाहु दिया है। तो सम्मत पाशादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये बुद्ध घोष थे। कौन थे? तो बुद्ध घोष थे। ठीक है। और ये किसके शासनकाल में? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का इसमें क्या है? तो वर्णन है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बाद के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ए दिया अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में, बी दिया अशोक के सोपारा अभिलेख में शिलालेख में, सी दिया है कलिंग शिलालेख से, डी दिया रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। तो किस अभिलेख में मिलता है? तो सौराष्ट्र प्रदेश में गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बाद का निर्माण किसमें मिलता है? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। और इसमें देखा जाए तो इस
ये पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के नामों का उल्लेख भी मिलता है, किसमें, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। आगे देख लेते हैं क्या है, और ये कहाँ पर है, तो ये सौराष्ट्र गुजरात में है। कहाँ पर, सौराष्ट्र गुजरात में है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। घोषिताराम मठ नालंदा में स्थित है। बी दिया है रानाभर स्तूप कुर्सीनगर में स्थित है। सी दिया है सहित में श्रावस्ती में स्थित है। डी धम्मेक स्तूप क्या है, तो सारनाथ में स्थित है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ए देखा है तो सही नहीं है। क्यों, तो देखा है तो घोषिताराम मठ कहाँ पर, तो कौशाम्बी में। कहाँ पर है, कौशाम्बी में। बाकी सब सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 39वां प्रश्न दिया है कि निम्न कथनों के अनुसार सही विकल्प का चुनाव कीजिए। श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पता चलता है। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये देखा है तो दोनों कथन सही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है 40वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 40वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एग्रोनोमाई ये क्या था, तो मार्ग निर्माण करता था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। पौताध्यक्ष क्या होते थे, वे तौल माप का अधिकारी होते थे, ठीक है, मौर्य काल में। वही सूनाध्यक्ष क्या होते थे, तो ये बूचड़ खाने का प्रभारी होता था, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अक्राध्यक्ष क्या होता था, तो वाणिज्य विभाग से संबंधित है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्योंकि जो अक्राध्यक्ष था वो क्या करते थे, ये खानों के नियंत्रण से संबंधित है। वही पढ़ाध्यक्ष क्या होते हैं, तो पढ़ाध्यक्ष ये जो वाणिज्य विभागों से संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। मौर्य काल में धर्मस्थी एवं कंटक शोधन क्या थे, तो मौर्य काल में देखा है तो ए दिया है राजकीय पुरोहित, बी दिया है राजकीय अधिकारी, सी दिया है न्यायालय, डी दिया है सोने व चांदी की मुद्राएं। तो मौर्य काल में धर्मस्थी एवं कंठ शोधन क्या थे, तो ये किससे संबंधित, तो ये न्यायालय से संबंधित है। 41 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है 42वां प्रश्न। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उससे संबंधित नहीं है। तो ए क्या दिया है, कृषक दिया है, बी दार्शनिक दिया है, सी पशुपालक दिया है, डी दास दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो किससे संबंधित है, तो ये दासों से संबंधित नहीं था, तो बाकी सभी थे। तो देख लेते हैं हम लोग। तो मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन से, तो दार्शनिक हो गया, दार्शनिक है, फिर उसके बाद से दार्शनिक के बाद से कृषक है, फिर कारीगर है, पशुपालक है, ठीक है, योद्धा है, निरीक्षक है और सभासद है। ये 7 श्रेणियों में विभाजन किया गया था। किसके समय में, तो मौर्य काल समय में मेगास्थनीज ने किया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी में, बी दिया है विम कटिफेसस में, सी कनिष्क में, डी विस्क में। तो किसमें मिलता है, बुद्ध का अंकन मिलता है, किसमें मिलता है, तो ये कनिष्क के सिक्कों पर, किसके, तो कनिष्क के सिक्कों पर अंकन मिलता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। रबता अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ए कनिष्क से, बी रुद्रदामन से, सी चंद्रगुप्त प्रथम से, डी कुजुल कटिफेसस से। तो रबता अभिलेख का संबंध किससे है, तो ये कनिष्क से, किससे है, तो कनिष्क से है। तो 44 क्या हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो रबता अभिलेख बता दें, ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर, तो अफगानिस्तान में स्थित है। और इस अभिलेख में 4 शहरों का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन से, साकेत है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और चंपा है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है 45 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ए तक्षशिला लेख जिसमें प्रतीक दिया है, बी क्या दिया है, तो बी जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, बी जूनागढ़ अभिलेख सातवाहन से, और सी दिया है गंधार कला शक से, और डी दिया है भीतरी स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। तो क्या हो जाएगा 45 का सही देखना है। तो तक्षशिला लेख किससे, तो प्रतीक से। तो 45 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही जूनागढ़ अभिलेख किससे, तो रुद्रदामन से संबंधित है। वही गंधार कला का विकास कब होता है, तो गंधार कला का विकास कुषाण काल में होता है। वही भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो भीतरी स्तंभ लेख देखा है तो किससे संबंधित, तो भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सातवाहन शासकों ने सोने चांदी या तांबे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासकों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए थे।
सी दिया है कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत तथा ताम्र के सिक्के चलवाए थे। डी दिया है कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। तो इसमें क्या देखना, इसमें कौन सा कथन असत्य दिया है। तो देखा है तो सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे तथा शीशे का सिक्का चलवाए थे, न कि सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो सातवाहन शासक किसी सिक्के चलवाए थे तो चांदी तथा तांबा तथा शीशा के सिक्के चलवाए थे। और गुप्त शासकों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत तथा ताम्र के सिक्के चलवाए, भी बिल्कुल सही है। आगे क्या दिया है तो डी कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है 47 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य कहा गया है। तो किसको कहा गया है, ए खारवेल, बी इक्ष्वाकु, सी सातवाहन, डी वाकाटक। तो किसको कहा गया है तो इक्ष्वाकु वंशी को, किसको तो इक्ष्वाकु वंशी को पुराणों में आंध्रभृत्य या आंध्रों का नौकर कहा गया है। और देखा है तो इस वंश का संस्थापक कौन था तो इसका श्री शांतमूल था। कौन था तो श्री शांतमूल इसका संस्थापक था। ये क्या थे तो ये सातवाहनों के ये सामंत थे, सातवाहनों के सामंत थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता था। तो एक अशोक दिया है, बी अनंत वर्मा दिया है, सी खारवेल दिया है, डी अनंत पद्मनाभन दिया है। तो बता दें कौन था तो खारवेल था, ये जैन धर्म से में आस्था रखता था। और भी शासक थे, ठीक है, जो जैन धर्म से संबंधित थे। मैंने एक या पहले या दूसरे वीडियो में बताया होगा। आगे देख लेते हैं क्या है। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ए दिया है प्रवसेन प्रथम ने, बी दिया है प्रवसेन द्वितीय ने, सी दिया है समुद्रगुप्त ने, डी दिया है कुमारगुप्त ने। तो सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था तो ये वाकाटक वंश प्रवसेन द्वितीय ने किया था। कौन किया था तो प्रवसेन द्वितीय ने किया था। 49 से क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। वही प्रवसेन प्रथम ने क्या किया था तो ये 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर निम्न में से किस मुगल शासक का लेख मिलता है। ए जहांगीर के, बी आलमगीर के, सी दारा शिकोह के, डी शाहजहाँ के। तो किसके मिलता है तो जहांगीर शासक का उल्लेख मिलता है प्रयाग का प्रशस्ति अम्बलेख में। और ये अकबर ने इसको क्या किया तो अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। और इस स्तंभलेख पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी क्या है तो एक उत्कीर्ण लेख है। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।